दोस्तों, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम जनता का सवाल। आज आपके बीच में हम जनता का सवाल लेके आए हैं कि आखिर क्यों यूपी से दिल्ली तक मची है हलचल। क्या फिर से बनेगी यूपी में योगी सरकार? जी हाँ, जनता सवाल पूछ रही है क्योंकि 2022 का चुनाव भी आने वाला है। तो वहीं आपको हम बता दें कि लगातार जनता के सवालों को हम आपके बीच में समक्ष लेके आते हैं और खास मेहमान उसके अंदर आपको बखूबी जवाब देते हैं। आपके सारे असमंजसों को दूर करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं और लगातार आपको जनता का सवाल जो दोपहर 2 बजे शुरू होता है और 2 बज चुके हैं और ये समय आज जनता के सवाल का हो चुका है। और हम इस बीच हमारे जो खास मेहमान भी आ चुके हैं, सिराज साहिल जर्नलिस्ट हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिराज साहिल जी। इसने लता नमस्कार। एनएसडी प्रेसिडेंट, जयकरण सिंह भाजपा नेता हैं और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं राजनीति विश्लेषक। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना है इनका। और मंतशा जी भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले आते हैं हम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी के पास और जानते हैं उनसे कि क्या कहना उनका आज के जनता के सवाल पर कि आखिरकार जो दिल्ली से यूपी तक जो हलचल मची हुई है, क्या फिर से योगी सरकार बनने वाली है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो आज का विषय है कि दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मची हुई है। देखिए, चुनाव आने वाला है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 5 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है, मैंने इससे पहले एक डिबेट थी उसमें भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा चुनाव भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ती है। जैसा कि हमने हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में देख लिया था, छोटे से छोटा चुनाव था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से लगी थी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि कोरोना काफी कम हो गया है और राजनीतिक पार्टियों को भी अवसर नहीं मिला था कोरोना काल में लोगों के बीच में जाने का। अब अवसर आ गया है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उनके जो संगठन मंत्री बी एल संतोष जी थे, अभी उत्तर प्रदेश आए थे, अपने संगठन की पूरी स्थिति लेकर गए हैं और दिल्ली में बैठकर चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश का चेहरा है। वो पूरे देश के जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है वो जाते हैं, अपनी पार्टी की ओर से प्रचार करते हैं। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा संकेत लग रहा है। बाकी मंत्रिमंडल विस्तार होना है या संगठन में कोई फेरबदल होनी है, इसके लिए चर्चाएं हो रही हैं। जो कमियां हैं, देखिए कोई भी राजनीतिक दल होता है अपने दल को चुनाव से पहले पुनर्गठित करता है कि जो 4.5 साल इन्होंने सरकार चलाई है उसमें क्या कमियां रह गई, जनता में क्या प्रॉब्लम है, जनता को क्या शिकायत है, उस शिकायत को कैसे दूर कर सकते हैं, जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जाएंगे, इन सब पर चर्चा हो रही है। और कोई भी राजनीतिक दल यही करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी धर्मेंद्र जी आपके पास आएंगे। सिराज साहिल जी बताएं क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले जो है धर्मेंद्र जी की बातों का जवाब दूंगा कि बीजेपी को 4.5 साल में ऐसा कोई शासन उसने नहीं किया कि उसको दोबारा से मेहनत करना पड़ रही है। पहले ही बात तो ये, अगर ये काम अच्छे से कर रहे होते या राजनीतिक दल जो है विपक्ष के लोग भी जनता के बीच में रहें, उनकी समस्या का समाधान करें, तो इलेक्शन से 6 महीने 8 महीने पहले जोड़ तोड़ मीटिंगों का दौर, इधर उधर से नेताओं को अपनी तरफ लाना, दूसरी पार्टी को तोड़ना, प्रलोभन देना, डराना धमकाना, इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। और जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि योगी जी जो है देश में जो है चेहरा है, अगर योगी जी देश क्या प्रदेश में चेहरा होंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे पहुंचने के बाद माननीय योगी जी की भाषा ऐसी होती है कि जैसे वो किसी गुंडे से गुंडे की भाषा में बात कर रहे हैं। तब की
संविधान के हिसाब से जो भी गुंडा तत्व हैं वो किसी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपत्ति है, बीच में नहीं, मुझे आपत्ति है, यही मैनर्स नहीं है, बीच में नहीं, बीच अमित जी इनको रोकिए, इनको रोकिए, इनको रोकिए, ये गलत तरीका, गलत तरीका। सुनो पहले सुनो, पहले सुनो, आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप गुंडा नहीं कह सकते हैं, मेरी आपत्ति है। अरे और आप शब्द वापस लेना पड़ेगा, चुप करो और सुनो, पार्टी के होते और मिर्ची लगेगी, सुनो, आप असंवैधानिक शब्द अपने वापस नहीं आप मर्यादित भाषा में बात करें। सिराज जी अपनी मर्यादा में भाषित करें। क्या मर्यादा होती है? मर्यादा होती है तो गुंडा किसको आप बोल रहे हैं? गुंडा आप किसे बोल रहे हैं? वीडियो दिखाओ, इनको वीडियो दिखाओ, इनको वीडियो दिखाओ, वीडियो शब्द वापस लेने पड़ेंगे। नहीं कोई शब्द वीडियो मेरा शब्द वापस नहीं होता। गुंडा कैसे कह सकते हैं आप? गुंडा आप नहीं बोल सकते हैं। आप भाषा गुंडा नहीं कहा, भाषा आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप किस तरह आपने एक बार भी मुलायम सिंह को गुंडा बोला? जनता ने चुनकर भेजा। आपने एक बार भी मुलायम सिंह को गुंडा बोला? अरे वो भी गुंडे हैं, जो भी करेगा सुन लो। गुंडा कैसे कह सकते हैं? अरे सुनो, कर सकते हैं हम, अरे अधिकार है, तुम्हें नहीं पता, हमें अधिकार। अमित जी इनको चुप कराओ, अरे रुको, तुम्हारे योगी जी होंगे, सुनो। आप पत्रकार के वेश में, आप पत्रकार के वेश में बैठे हैं, ये किसी अरे मैं पत्रकार हूँ, वेश क्या होता है? अरे इनको चुप कराओ, पहले सुने, पहले सुने, किसी सभ्य पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है। सभी लोग अमित जी चुप कराइए, चुप कराइए बीच में। अरे चुप, हम अपने जिसको मुद्दे पर विधायकों ने अपना नेता माना है, अरे चलो, और जिसको प्रदेश की किसी भी 300 सीटें जनता ने दी है, आप उसको शुरुआत नहीं कह सकते। सिराज साहिल जी आप अपने लीडर का नाम बताइए, मैं उसकी बताता हूँ आपको। आप अपने लीडर का नाम बताइए। अच्छा, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बन सकते? आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? ऐसे नहीं अरे बिल्कुल बने, बिल्कुल बने आप। मिर्ची लग रही है, मुझसे तो बात करो ना, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। पहले सुने, गुंडा नहीं मांगेंगे, अरे नहीं मांगेंगे, आप सभी लोग माफी नहीं मांगेंगे, बच नहीं सकते आप। अरे नहीं मांगेंगे, आपके पास आते हैं, बताइए अरे माफी नहीं मांगेंगे, क्या करोगे? एक मिनट नहीं मांगेंगे हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। तो आपसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है वैसे सिराज जी, फिर आपसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। चुप कराइए, गुंडा आप नहीं कह सकते हैं। एक मिनट पहले सुनने दो। संवैधानिक भाषा की मर्यादा संविधान पता है आपको? संविधान पता है? हमें पढ़ा है संविधान, मैंने पूरा। आप संविधान पढ़ा है, इस्तेमाल करेगा। सुनो तो, देखिए सिराज जी, संविधान की बात करेंगे ना, संविधान, सिराज जी अगर आप संविधान की बात करेंगे, अभी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। तो ये अधिकार कहाँ से मिल गया? ये कौन सा अधिकार है संविधान के अंदर? सिराज जी ये कौन सा संविधान है? चुप, सिराज जी ये कौन सा संविधान होता है? सिराज जी ये कौन सा संविधान होता है भाई? आप तो पढ़े लिखे हैं सिराज जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना सिराज जी, आप तो पढ़े लिखे हैं। अरे जय सिराज जी, आप मातरम कह के धज्जियां उड़ाएंगे। रुको, सिराज जी आप तो पढ़े लिखे हैं। सिराज जी आप पढ़े लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं, आप गवार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, आप गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तुम सर्टिफिकेट दोगे? हाँ, हम सर्टिफिकेट देंगे। एक चैनल के ऊपर आप गुंडा बोलेंगे। सर्टिफिकेट लखनऊ यूनिवर्सिटी पे है। अगर तुम किसी के तो गोस्वामी है, मुख्यमंत्री देखिए उनको जो है डिबेट से इस समय हटा दिया गया है। और नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मेरा आपसे आग्रह है कि इस पैनल पर बैठे हुए सभी लोग विभिन्न दलों से, विभिन्न विचारधारा से आते हैं, लेकिन असंवैधानिक भाषा का अगर कोई प्रयोग करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सबके लिए ये आप भी कह दीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे। संविधान में कहाँ लिखा है? जी, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, धर्मेंद्र सिंह जी बताएं आप। जी, आज का जो विषय है इस पर आते हैं कि आखिर क्यों दिल्ली से लखनऊ तक हलचल, क्या फिर बनेगी योगी सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में
मुख्य पार्टियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त है। पटेल जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। इससे पता लगता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। देखिए, दिल्ली तो वही जाएगा ना जिसकी पार्टी का संगठन और पार्टी का विस्तार दिल्ली तक होगा। राष्ट्रीय पार्टियां दो हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अन्य राज्यों में भी विस्तार है और उनका केंद्रीय संगठन दिल्ली में बैठता है। कांग्रेस पार्टी का भी केंद्रीय संगठन दिल्ली में बैठता है, लेकिन 6 महीने बाद चुनाव है। प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश का महासचिव इसीलिए बनाया गया था और 4-6 महीने पहले लखनऊ में चर्चा थी कि सचिवालय के पास एक कोठी ली गई है जहां प्रियंका जी अब रहेंगी, रोज कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और जनता के बीच में जाएंगी और चुनाव की तैयारी करेंगी। लेकिन कोठी मैंने देखी थी, उसकी रिपेयरिंग चल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी जी का पता आज तक नहीं लगा कहाँ है वो। दूसरा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी हैं, विरासत में उनको गद्दी मिल गई है। समाजवादी पार्टी की जो धार मुलायम सिंह यादव जी के समय या शिवपाल जी के समय हुआ करती थी और आंदोलन जो हुआ करते थे वो जनता के बीच में विषयों को लेकर जाते थे, वो प्रायः समाप्त हो गई है। अब समाजवादी पार्टी की राजनीति, उसको कहते हैं ब्लू टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ट्विटर पर बैठकर 2 मैसेज डाल दिए और वो उनकी राजनीति की इतिश्री हो गई। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कितना बचा है ये हम सभी लोग जानते ही हैं। रह देकर एक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बची है जो अपनी सत्ता चला रही है और आने वाले चुनाव में फिर जीतने का प्रयास करेगी। जैसे अभी अजय जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो विपक्ष को रहने दे। इस बात से मैं इत्तेफाकी नहीं रख पा रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल अपने विपक्ष को कैसे खड़ा करेगा। क्या अखिलेश यादव की जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी जाके उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए? भाई, विपक्ष की जिम्मेदारी अपने आप को समेटना, अपने आप को खड़ा करना, अपने लिए काम करना, अपने लिए आंदोलन करना, जनता के बीच में जाना। जब विचारधारा, जैसे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मैं बताऊं, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। आप किस विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अगर आप अच्छा कहें, खराब कहें, जैसा भी कहें, लेकिन उनका जो पहला मैनिफेस्टो आया था उसमें 370 था। जो पहला मैनिफेस्टो आया था 1980 में, उसमें जो है ये कॉमन सिविल कोड था। वो एक विचारधारा और एक मुद्दे को लेकर उस दिन से लेकर और आज तक डटे हैं और उसी पर काम कर रहे हैं। वो विषय मैनिफेस्टो में किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एक विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और लोगों में अपना संदेश दे रही है कि मुझे ये करना है, चुनाव जीतने के बाद मुझे आशीर्वाद दीजिए। जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। समाजवादी पार्टी, नाम समाजवादी पार्टी अवश्य है, लेकिन समाजवादी में समाज के अलावा सब कुछ है। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक घर में 30-35 लाल बत्ती गाड़ियां हुआ करती थी। ये समाजवाद है। जैसा अभी पटेल जी ने भी कहा, मेरी कुछ पुलिस कर्मियों से भी बात हुई, एक इंस्पेक्टर महोदय एक उदाहरण दे रहे थे कि एक चोरी की गाड़ी और चोर को मैंने पकड़ लिया, लेकिन वो एक समाजवादी पार्टी के विधायक का बहुत खास था। बोले हमारे पास एविडेंस था, गाड़ी भी चोरी की बरामद हो गई थी, वो चोर भी था, लेकिन विधायक जी का फोन आ गया कि उसने किया है चाहे नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए। तो बोले इन परिस्थितियों में हमको काम करना पड़ा। आज की डेट में मैं चैलेंज कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या सांसद किसी चोर के लिए क्या थाने पर फोन कर सकता है कि इसने चोरी करी है, छोड़ दीजिए। ये है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन। पुलिस, उनको रिजल्ट चाहिए। उन्होंने पुलिस से कहा, लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में कमिश्नरी हो गई है, कि मुझे अपराध मुक्त लखनऊ चाहिए। देखिए, छुटपुट घटनाएं आदिकाल से आज तक होती रही हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जो संगठित अपराध था वो उत्तर प्रदेश में कम हुआ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मैसेज को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। व्यापारी वर्ग है, कोरोना आया है, कुछ समस्याएं व्यापारी वर्ग को है, लेकिन जितना निश्चिंत होकर व्यापारी वर्ग आज काम कर रहा है, ना कोई रंगदारी है, ना किसी का फोन है, किसी की जमीन न कब्जा हो रही है। ये जो एक मैसेज भाजपा सरकार को लोगों तक पहुंचाना था, ये भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे से पहुंचाया। दूसरा,
बी एल संतोष जी के बारे में अभी माननीय अजय जी ने टिप्पणी करी कि वो आए। देखिए, संगठन, राष्ट्रीय संगठन महासचिव, उनका काम क्या है कि पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में जाएं, वहां पर समीक्षा करें, संगठन में जो फेरबदल करने वाला है वो फेरबदल करें, वहां से सुझाव लेकर दिल्ली तक पहुंचाएं और दिल्ली के जो सुझाव है वो वहां तक पहुंचाएं। इसमें ऐसा अतिशयोक्ति क्या हो गया है जिससे पूरा मीडिया जगत जो है कि बी एल संतोष जी आ गए, संतोष जी आ गए। अरे भैया, राहुल गांधी को किसने उत्तर प्रदेश आने से रोका है? आइए आप भी संगठन की बैठक लीजिए कांग्रेस को फिर से, लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो इस संतोष जी आए, उसके बाद देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी की स्थिति मजबूत हो गई, जब तक कांग्रेस मजबूत रही उत्तर प्रदेश में, तब तक प्रधानमंत्री कांग्रेस का रहा। जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में, तो माननीय मुलायम जी रक्षा मंत्री बने। तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां प्रयास करेंगी, उसमें भाजपा अग्रणी बनकर जल्दी प्रयास कर रही है, इसमें लोगों को क्या आपत्ति होनी चाहिए? राहुल गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी महासचिव वो बैठक में, बी एल संतोष जी ने वही के, जैसे अभी किसी वक्ता ने कहा कि उन्होंने अलग अलग गुट से बात करी। जहां तक भाजपा पर मेरी नजर है, वहां पर कोई गुट नहीं होता है, वहां एक ही गुट होता है, कमल। वो अपने क्षेत्रीय नेताओं से मिले, मंत्रियों से मिले, अपना फीडबैक लिया और फीडबैक ले जाकर दिल्ली में अपने वरिष्ठ पार्टी अध्यक्ष को दिया। पार्टी अध्यक्ष ने, क्योंकि सबका लखनऊ आना संभव नहीं था, अभी अमित शाह जी आ जाते लखनऊ या और नेताओं जिनसे योगी जी मिले वो सब लखनऊ आ जाते, तो फिर एक और चर्चा हो जाती कि सबको योगी जी ने लखनऊ बुला लिया। भाई, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए हैं, वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से मिलने गए हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना हो हल्ला होना चाहिए। दूसरी पार्टियों को भी चाहिए कि वो अपनी तैयारी करें, वो अपनी तैयारी नहीं कर रहे, चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं। अरे भाई, जनता के बीच में जाए मुद्दे लेकर, जनता के बीच में जा नहीं रहे, दूसरों की बात निकाल रहे। दूसरा, अभी जैसे कहा कि अभी जैसे योगी जी दिल्ली पहुंचे, माननीय अनुप्रिया पटेल जी क्योंकि एनडीए की साथी हैं, वो भी माननीय अमित शाह जी से मिली। संजय निषाद जी निषाद पार्टी के हैं, वो भी। तो चुनाव के पहले की तैयारी चल रही है। बाद में फिर जब ये ब्लूटिक वाले जो नेता हैं, ये बाद में ईवीएम का हल्ला मचाएंगे कि भाई साहब देखिए आप हार गए, ईवीएम हैक हो गई। तैयारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं देख रहे। मैंने इससे पहले एक डिबेट हुई, उसमें बताया कि बूथ स्तर पर जाकर संगठन भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी का बूथ कहाँ है पता ही नहीं है, बूथ कमेटी बनी है आज तक पता नहीं है। कांग्रेस की तो जिला कमेटी शायद कहीं कहीं नहीं बनी होगी। बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर अपना चुनाव की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है दूसरे दलों को उनसे सबक लेना चाहिए, ना कि व्यर्थ में अपना समय गंवाना चाहिए। जी अजय जी बताएं क्या कहेंगे। सिंह के पास आते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप, क्योंकि कार्यक्रम में समाप्ति की ओर बहुत ही कम समय है। बताएं। हेलो, बोलेंगे आज के विषय पे मेरा क्लोजिंग कमेंट यही रहेगा कि जैसे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसे समझ लीजिए जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है। देखिए, क्रिकेट की टीम में जैसे जीतने के लिए 11 प्लेयर होते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन भी अपना खेलते हैं। उसके बाद हर एक फील्डर की, हर एक बॉलर की, हर एक टीम मेंबर की एक टीम मैच को जीतने के लिए एक उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको स्लिप पर खड़े होना है, आपको बॉलिंग करनी है, आपको इस पोजीशन पर खड़े होना है। तो चुनाव की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से कर रही है। अन्य दल भी करें, विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़े और अपनी उपस्थिति को अच्छे से दर्ज कराए, जनता के बीच में जाए। देखिए, विपक्ष कमजोर होने से सबसे ज्यादा नुकसान जनता का ही होता है, क्योंकि अगर कोई बात सत्ता पक्ष उनकी नहीं सुन रहा है तो एक विपक्षी है जो जिसके पास वो जा सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष भी कमजोर रहेगा, और विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी स्वयं उनकी है, सत्ता दल की नहीं है कि विपक्ष को मजबूत करे। वो तो चाहेगा दूसरी टीम कमजोर रहे, बिल्कुल कमजोर रहे, हमको वॉकओवर मैच मिल जाए, वो खेलने ही ना आए मैच मिल जाए। इसके लिए अन्य विपक्षी दलों को भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। तब 2022 के मैच को देखने में दर्शकों को भी मजा आएगा, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा